अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम। बुलेटिन का करते हैं आगाज। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की 183 समातों के बाद बिलाखिर फैसला महफूज कर लिया गया। ये फैसला मुल्जिम नवाज शरीफ की 69वीं सालगिरह से एक दिन पहले यानी 24 दिसंबर को सुनाया जाएगा। समात मुकम्मल होने पर मियाँ साहब ने मुअज़्ज़िज़ जज से जज्बाती मुकालमा किया। उन्होंने कहा, मेरा ज़मीर मुतमईन है, समझ नहीं आती मेरे साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है। जज साहब, तवक्को है कि आप इंसाफ करेंगे। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की 15 माह में 183 समातों और मियाँ साहब की 130 पेशियों के बाद केस आखिर मुकम्मल। एहतसाब अदालत ने फैसला 24 दिसंबर तक महफूज कर लिया। फैसला महफूज किए जाने के बाद नवाज शरीफ रोस्टम पर आ गए। जज अरशद मलिक से मुखातिब होकर कहा, मैं आपकी अदालत में 71वीं मरतबा आया हूँ, क्या आज मेरी आखिरी पेशी है? मुअज़्ज़िज़ जज ने जवाब दिया, जी आज आखिरी पेशी है। इस पर मियाँ साहब ने जज्बाती अंदाज में कहा, मेरा ज़मीर मुतमईन है, लेकिन समझ नहीं आती मेरे साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है। साथ ही नवाज शरीफ बोले, जज साहब आपसे तवक्को है कि इंसाफ करेंगे। दौरान समात वकील सफाई ख्वाजा हारिस ने जवाब अल जवाब से पहले फ्लैगशिप रेफरेंस में हसन नवाज की कंपनियों से मुतालिक बरतानवी लैंड रजिस्ट्री डिपार्टमेंट की दस्तावेजात भी पेश की, जिस पर नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा, इसका मतलब है तमाम दस्तावेजात आपकी दस्तरस में थीं, जानबूझकर पेश नहीं की गयी। वकील सफाई ने एक और दस्तावेज जमा कराने के लिए अदालत से मजीद वक्त मांगा, लेकिन अदालत ने ये कहकर इस्तदा मुस्तरद कर दी कि इस तरह केस इल्तवा का शिकार हो जाएगा। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एक बार फिर करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की तरदीद कर दी। एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू में कहा कि मुल्क और कौम की खिदमत ईमानदारी से की, न करप्शन मेरे करीब से गुजरी, ना ही मैं कभी करप्शन के करीब से गुजरा। जब से मैंने सियासत में कदम रखा है, करप्शन मेरे करीब से नहीं गुजरी या मैं करप्शन के करीब से नहीं गुजरा। कभी कोई किक बैक नहीं लिया, कभी कोई कमीशन नहीं ली, कभी अल्लाह के फजलो करम से मैंने कोई मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का मैं मुर्तकिब नहीं हुआ। 35 सालों में एक भी इसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। मैं 2 दफ़ा पंजाब का वज़ीर आला रहा, 3 दफ़ा मैं वज़ीर आज़म रहा। मैंने बहुत दयानतदारी के साथ, खलूस के साथ और नेक नीति के साथ पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए भी खिदमत की। मुझे इस पर हद खुशी है कि मैंने अपना फ़र्ज निभाया। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला महफूज कर लिया। इस केस में कब कब क्या क्या मोड़ आए, समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद इस केस को बड़े करीब से देखते आए हैं। अब उन्हीं से बात करते हैं। सुहेल, क्या था ये केस, क्या कुछ होता रहा? देखें फैसल, 15 माह तक ये केस चला और केस बुनियादी तौर पर आमदन से जायद असासों का ही था। मियाँ साहब ज़्यादातर पेशियों पर खुद अदालत आए, लेकिन उनके साथ ही नए नए मौक़िफ़ भी आते रहे। सबसे पहले तो उन्होंने जो कौमी असम्बली में अपनी जायदाद के ज़राए बताए थे, एहतसाब अदालत में अपना वो मौक़िफ़ साथ नहीं लाए, बल्कि यहाँ आकर कहा कि वहाँ पर की गई तकरीर पर मुझे इस्तिस्ना दिया जाए, इस्तेहकाक हासिल है, उस तकरीर को यहाँ मेरे खिलाफ पेश ही ना किया जाए। नवाज शरीफ का यहाँ ये मौक़िफ़ था। दूसरा उनका ये मौक़िफ़ था कि चूंकि ये सब कुछ मेरे बेटों का है, इसलिए इसका मुझसे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन आखिरी दिन आकर उन्होंने अपने एक बेटे की जायदाद से मुतालिक दस्तावेजात भी अदालत में पेश कर दी। कतरी खतूत से गो के उनका अपना ज़ाती तौर पर वो डिफेंस नहीं था, लेकिन इस अदालत में जब वो आए तो उन्होंने कहा कि मेरा इस खत से कोई लेना देना नहीं, इसको भी मेरे खिलाफ इस्तेमाल ना किया जाए, इसको एक डाल के तौर पर लेते रहे। और सबसे बड़ा डिफेंस उन्होंने अपने बेटों की गैर मौजूदगी को बनाया कि वो चूंकि इस अदालत में पेश नहीं हुए, इश्तिहारी हैं, उनकी दी गई कोई भी दस्तावेज, खा वो JIT के सामने हो, खा वो सुप्रीम कोर्ट के सामने हो, मेरे खिलाफ यहाँ पर पेश ना की जाए, ये उनका मौक़िफ़ था। लेकिन जब अदालत ने उनसे यही सवाल पूछ लिया कि मियाँ साहब बेटे तो आपके ही हैं, आप उनसे मिलते भी रहे इन रेफरेंसेस के दौरान, एक दस्तावेज की उनसे लेनी थी या क्या बड़ी बात थी कि वो आपके लिए यहाँ पर आ ही जाते और आकर पेश हो जाते, अपनी डॉक्यूमेंट्स दे देते, आपकी भी जान छूट जाती। इस पर मियाँ साहब खामोश रहे थे। ताहम वो ज़्यादातर समातों पर आते ही रहे, अदालत में पेश होते रहे, पहले अपना दिफा पेश करने से मुकम्मल इनकारी थे। और उसके अलावा जो अहम नुक्ता इस दौरान सामने आया कि उनका एक मौक़िफ़ एवनफील्ड रेफरेंस में था। सुहेल, आपने तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह किया, शुक्रिया। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस, दोनों रेफरेंसेस में एक जैसा इल्ज़ाम और एक ही सवाल, ये जायदादें बेनामी हैं और मालूम ज़राए आमदन से मुताबिकत नहीं रखती। इल्ज़ाम साबित हो जाए तो नैब के कानून में इस जुर्म पर शिक कौन सी लगती है, खुमियाजा क्या भुगतना पड़ सकता है,
ये बता रहे इस्लामाबाद से सुहेल रशीद अपनी इस रिपोर्ट में। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस दोनों मुकदमात में नवाज शरीफ पर नैब ऑर्डिनेंस की सेक्शन 9A5 के तहत फर्द जुर्म आयद की गई थी। फर्द जुर्म में कहा गया मियां नवाज शरीफ ने सऊदी अरब और बरतानिया में बेटों के नाम बेनामी जायदादें बनाई। हसन और हुसैन नवाज के तो अपने ज़राए आमदन थे ही नहीं, लिहाजा ये जायदादें नवाज शरीफ की मलकियत हैं और ये असासे मियां साहब के मालूम ज़राए आमदन से ज्यादा हैं। सेक्शन 9A5 के तहत अगर जुर्म साबित हो गया तो नवाज शरीफ को ज्यादा से ज्यादा 14 साल तक कैद बामुशक्कत हो सकती है, जबकि अदालत इससे कम मुद्दत की कैद सुनाने की भी मजाज है। इसके साथ जायदाद जब्त और जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। इवन फील्ड के बाद अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला भी करीब है। शहबाज शरीफ कहते हैं अल्लाह से दुआ है कि इंसाफ का बोलबाला हो, फैसला खिलाफ आया तो लाएमल होगा क्या? साफी के सवाल पर शहबाज शरीफ नाराज हो गए। अल्लाह ताला से हम सब दस्तवा दुआ है कि इंसाफ का बोलबाला हो इस मुल्क में और बिला इम्तियाज हो, बिला तफरीक हो। यही वजह है, यही तरीका है कि मुल्क इंशाअल्लाह आगे जा सकता है। अपना कुफर का जो निज़ाम जो वो तो चल सकता है, ना इंसाफी का नहीं। और हमें सब को अल्लाह ताला के यहाँ पूरी उम्मीद है कि इंसाफ का बोलबाला हो। मियां साहब, अगर खुदा न खास्ता फैसला खिलाफ आता है तो मुस्लिम लीग नून क्या है कि फैमिली बनाएगी? आप इस तरह के सवाल क्यों करते हैं? हमें रब ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि हम सबको इंसाफ की। मफाहमत के बादशाह की मज़ाहमत के बाद खिलाड़ी भी फ्रंट फुट पर आ गए। तहरीक इंसाफ ने आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। वज़ीर इत्तलात ने दावा किया कि आसिफ जरदारी ने असासे छुपाए, वो असेंबली रुकनियत के अहल नहीं रहे। इस्लामाबाद में वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जरदारी साहब जो हैं वो मैनहट्टन अमेरिका में एक अपार्टमेंट के मालिक हैं। जो उन्होंने इलेक्शन लड़ते वक्त अपनी डिक्लेरेशन दी है उसमें ये अपार्टमेंट डिक्लेयर्ड नहीं है। खुर्रम शेख जमान साहब को ये जिम्मेदारी दी है, वो इलेक्शन कमीशन में जरदारी साहब के ऊपर ये डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस दायर कर दें। सासे छुपाने की वजह से मेंबर नेशनल असेंबली रहने के अहल नहीं रहे, लिहाजा उनको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब अपने आखिरी इलेक्शन लड़ चुके, सियासत में उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। तमाम तहकीकात का आगाज इन लोगों की अपनी हुकूमतों में हुआ था। हमारी हुकूमत ने आके सिर्फ इदारों को इंडिपेंडेंस दी है। ताश के पत्तों की तरह ये लोग बिखर रहे हैं, हाउस ऑफ कार्ड्स साबित हो रहे हैं। ये सारी सो कॉल्ड सियासी कुव्वतें आपस में मिल भी जाएं, 0 जमा 0 जमा 0 इक्वल टू 0। प्राइम मिनिस्टर का वीएन बड़ा वाज़ेह है, वो समझते हैं कि जो कौमी खजाने को लूटने वाले लोग हैं उनको उनके इंजाम तक पहुँचाना ज़रूरी है। नवाज शरीफ साहब का केस भी जो है वो अपने आखिरी मरहले में है। पाकिस्तान के लोगों को मजीद खुशखबरियाँ इंशाल्लाह मिलेंगी। और सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी तहलका मचने वाला है। JIT ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। अब कौन कौन जद में आ सकता है? नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी हमारे साथ हैं। मंसूर, बताइए कौन कौन है? फैसल, देखिए सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का कैसे जैसे केस सामने आया था तो FIA की जानिब से पहली JIT बनाई गई थी। डॉक्टर नजर मिर्ज़ा उसकी सरबराही कर रहे थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो JIT बनाई गई, एहसान सादिक साहब उसके सरबराह थे। सबसे पहले तो मैं उस JIT की तारीफ़ करूंगा। तकरीबन 3 माह के करीब उन्होंने सख्त मेहनत के बावजूद उन्होंने काम जारी रखा। मुझे ये भी पता है कि इतवार के दिनों में भी JIT के अरकान आए, कोई 100 से ज़्यादा लोगों के उन्होंने इंटरव्यूज़ किए। मैंने कई लोगों को ढूंढ निकाला था, कई ऐसे लोग भी थे जिनके गरीब थे, जिनके जैली अकाउंट से अरबों रुपये निकले। और जिस तरह का केस को मैंने रिपोर्ट किया है, मुझे ये अब पता नहीं है कि JIT ने अपनी हतमी रिपोर्ट क्या दी है, लेकिन उस केस को जिस तरह मैंने रिपोर्ट किया या सुप्रीम कोर्ट में ये केस के जो रिपोर्टिंग पेश हुई उसके पेश नज़र मैं ये कह सकता हूँ कि इम्कानी तौर पर जो है 3 बड़ी फैमिलीज़ हैं वो इसमें इम्कानी तौर पर जो है मुलज़िम बन सकते हैं, जिसमें जरदारी साहब की अपनी फैमिली है, जिसमें जरदारी साहब के लिए कई सबूत जो है ना मुझे पता चला है कि उन्होंने JIT को मिल गए थे। उसके अलावा उनकी बहन है फरियाद तालपुर, उसके भी कई चीज़ें उन्हें मिली थी। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी का भी जो है ना उन्होंने इंटरव्यू करने के लिए नोटिस जारी किए थे, उन्होंने तहरीर तो जवाब भी दिया था। और नाम भी है मंसूर, हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि इतने नाम आपने बताए, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी नाम आ रहा है। पहले ये देख लेते हैं कि वो ठट्टा शुगर मिल ओमनी ग्रुप को देने का मौक़िफ़ है, उस पर क्या बयान कर रहे थे।
मंसूर, क्या वाकई मुराद अली शाह इतने सादे, इतने मासूम है, कुछ पता ही नहीं है? जी बिल्कुल, वो मैं समझता हूँ कि उसने गलत बयानी का काम लिया है। जब वो वज़ीर ख़जाना थे तो उन्होंने ओमनी के लिए इतना काम किया, उतना काम किया, इसी वजह से उसको बड़ी कुर्सी दी गई है। आप समझ रहे हैं कि उसको बिलाल भुट्टो साहब ने इस कुर्सी पे बिठाया है, तो ये ऐसे नहीं है। क्योंकि ओमनी के लिए मुझे ज़ाती तौर पर पता है कि जो सिख इंडस्ट्री यूनिट में जितने उनके यूनिट थे वो ख़राब यूनिट थे, उनको किसने इनको बताया, किसने ये फहरस्त दी, किसने ये फैसला किया कि ये बीमार सनतें सिंध में सिर्फ ओमनी की हैं, बाकी किसी की नहीं है। इन्होंने उनको पैसे दिए, वही कई सनत अभी तक जूँ के तू मौजूद है, जिसकी एक मिसाल ठट्टा सीमेंट फैक्ट्री है। तो मुराद अली शाह साहब को मैं चैलेंज करता हूँ कि उस समय मुलवस है, उन्होंने जानबूझ के ओमनी ग्रुप को नवाजने की कोशिश की। और कई चीज़ें हैं, जैसे मैं शुगर में है सब्सिडी, एडिशनल सब्सिडी में भी उनको ओमनी को नवाजने की भरपूर कोशिश की गई है। इसी तरह कई और चीज़ें हैं। मैं बिल्कुल उसको चैलेंज करता हूँ, आएँ समा पे आएँ और मुराद अली शाह साहब, मैं उनको बताता हूँ, मैं उनको चीज़ें दिखाने के लिए तैयार हूँ कि वो समझ रहे हैं कि मैं बेगुनाह हूँ। ऐसी बात नहीं है। और JIT के पास सबूत मिल गए हैं, तो अब ये देखना यह है कि JIT उसमें कई चीज़ों का इंसाफ यकीनन होगा और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या चीज़ आ सकती है, लेकिन क्या चीज़ आ सकती है अब देखना ही है। बहुत शुक्रिया मंसूर मगैरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जब करप्शन का अंधेरा हद से बढ़ जाता है तो मंसूर आता है करप्ट चेहरों को बेनकाब करने। इसी बड़े अहम मामले पे बात करेंगे। अदनान आदिल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान साहब, पीपल्स पार्टी नून लीग की क़यादत के केसेस जो हैं वो दोनों ही सामना कर रही हैं। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ दोनों ही मुश्किलात में हैं। आपके ख्याल में दोनों रहनुमा जनवरी का सूरज कहाँ देखेंगे? ये ज़्यादा इम्कान तो यही है कि नवाज शरीफ जो है, उनका जो भी इस वक्त एहतसाब अदालत में आज फ़ैसला महफूज हुआ है, तो शायद वो फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आए। ज़्यादा इम्कान इसी बात का है। लेकिन अब जज की मर्ज़ी है। अगर जज जो है, जो एविडेंस पेश किए गए हैं, उनको ज़्यादा वेटेज नहीं देते हैं, तो हो सकता है कि वो उनको बरी भी कर दें। अब जज देखना ये होगा कि जज जो है उनकी थॉट जो है या उनकी सोच जो है किस तरफ जाती है। क्या वो इस बात से कन्विंस हो गए हैं इस्तग़ासा की तरफ से कि जो बेनामी जायदाद हसन और हुसैन के नाम है, जो कंपनियां हैं, वो असल में नवाज शरीफ की हैं और वो उनके जो बच्चे हैं वो बेनामीदार थे। अगर तो जज इस बात पे कन्विंस हैं तो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ सकता है। लेकिन अगर उसमें जो टेक्निकल बहुत सी नुकात उठाए गए हैं नवाज शरीफ की तरफ से, जज उनको ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो हो सकता है वो इनको बरी कर दें। लेकिन बहरहाल ज़्यादा इम्कान यही है कि नवाज शरीफ जो है उनको सज़ा हो सकती है और वो दोबारा जेल जा सकते हैं। जहाँ तक आसिफ जरदारी का ताल्लुक़ है तो उसमें मुझे कुछ शुबा है। देखिए, जब JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गई, तो इसी तरह नवाज शरीफ की जब JIT बनी थी तो वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गई थी, तो फौरी तौर पर तो नवाज शरीफ और जरदारी साहब के हवाले से क्या सोच है आपकी? जी, मैं वो यही कह रहा हूँ कि वो जो JIT की रिपोर्ट पेश की गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट अब वो नैब को भेजेगी या FIA को कहेगी कि इस पर मुकदमा दर्ज करो और इसको अदालत में मुकदमा चलाओ किसी ट्रायल कोर्ट में। तो फिर वो ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चलेगा। अगर वहाँ पे सज़ा हुई तो फिर हो सकता है कि अरेस्ट हो। मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पर कोई अरेस्ट हो। अलबत्ता अनवर मजीद और उनके बेटे AG मजीद जो हैं वो तो पहले ही से गिरफ्तार हैं, जो कि ओमनी ग्रुप के असल करता धरता थे। अब जरदारी साहब पे तो इल्ज़ाम ये है कि जो ओमनी ग्रुप था वो उनका बेनामी ग्रुप है, वो उनके बिहाफ पे काम कर रहा था। तो ये रेफरेंस फाइल होगा, फिर अदालत में उसकी समाअत होगी, फिर देखना ये होगा कि उस पर जरदारी साहब के खिलाफ क्या फैसला आ सकता है। आदिल साहब, आप इस अहम मामले पे अपने तज्ज़िये से हमें आगाह कर रहे थे। और खिलाड़ियों के फैसले पर जियाले चुप ना रहे। पीपल्स पार्टी ने अपनी कमान से तहरीक इंसाफ पर तीर चला दिए। रहमान मलिक बोले, जरदारी पर ये लोग मजीद इल्जामात लगाएंगे। कमर समा कायरा ने कहा, हुकूमत के पास कोई और काम है ही नहीं। तो ये असासे छुपाने की वजह से अब मेंबर नेशनल असेंबली रहने के अहल नहीं रहे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी मैदान में हैं। जवाब में जियालों ने भी मोर्चे संभाल लिए, खिलाड़ियों पर खूब तीर बरसाए। समा से गुफ्तगू में रहमान मलिक बोले, पहले भी इल्जामात लगे लेकिन कुछ साबित ना हुआ। जो न्यूयॉर्क वाली है, इससे पहले तो पता नहीं कहाँ का कोई कहते थे फार्म हाउसेज है, एक लिस्ट चली, वो कोर्ट में पेश हुई, इसको इन्वेस्टिगेशन की उस वक्त के साहब कमीशन ने, और वो जीरो निकली। तो ये भी देख लेते हैं आने वाले वक्त में इसका क्या रिजल्ट निकलता है। कमर जमान कायरा तो कहने लगे, हुकूमत के पास कोई और काम ही नहीं। मौजूदा हुकूमत के पास कहने को है कुछ नहीं। अवाम के इश्यूज इस वक्त उनके गले पड़े हुए हैं।
ना वो लेजिस्लेशन कर पाते हैं, ना असेंबली का माहौल चला पाते हैं, ना अपने वादे पूरे कर पा रहे हैं। महंगाई है। नासिर हुसैन शाह ने फवाद चौधरी को नया नाम दे दिया। ये फराड चौधरी जो है इस तरह की बातें करते रहते हैं और इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता और ऐसी कोई चीज नहीं है जो आसिफ साहब ने छिपाई हो। खिलाड़ी और जाले अपने कायदीन के दिफा में मैदान में हैं। मुश्किलात के चंगुल से कैसे निकला जाए? बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास हुआ। क्या कुछ जेर गौर आया? जान लेते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास। जी बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद से कराची रवाना हो गए हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जरदारी और इस्लामाबाद में एक बैठक लगाई है जिसमें लॉयर्स को बुलाया है। फारूक एश नायक, नैयर बुखारी, मौला बख्श चांडियो, शहरी रहमान भी यहाँ पर मौजूद थी, कमर जबान कायरा भी मौजूद थे। किस तरीके से सियासी और कानूनी हिकमत अमली तय की जाए तमाम तर मामले पर मुकदमात के हवाले से, उस हवाले से फारूक एश नायक और नैयर बुखारी से मशावरत की गई। तो ये रहनुमाओं को बिलावल भुट्टो ने हिदायत की है कि हुकूमत के सियासी इंतकाम का हर सतह पर मुकाबला करना है। ये हिदायत जारी की गई है और कानूनी मशावरत भी की गई है इस इजलास में। ठीक है अब्बास, शुक्रिया आपका। एक और अहम मामला, कराची के निजी रेस्टोरेंट से खाना खाने वाले 2 बच्चों की अमवात का मामला हल हो गया है। निजी रेस्टोरेंट का खाना मुजरे सेहत निकला। पुलिस ने रेस्टोरेंट और इससे मुंसलिक कंपनी के 2 जनरल मैनेजर्स को गिरफ्तार कर लिया। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। 10 नवंबर 2018 ये वो शब थी जब कराची में एक मां की गोद उजड़ गई। डिफेंस के रेस्टोरेंट में मां ने अपने 2 बच्चों 1.5 साला अहमद और 5 साला मोहम्मद के साथ खाना खाया, जिसके बाद बच्चों को प्ले लैंड में ले गईं। वहां बच्चों ने स्वीट्स खा ली। घर पहुंची तो बच्चों की हालत गैर होने लगी। अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन दोनों बच्चे दम तोड़ गए। पुलिस ने हर जाविये से तहकीकात की। रेस्टोरेंट और प्ले लैंड सील भी हुए। क्या कुछ खाया गया, सब मालूम किया गया। बच्चों ने घर में दूध और पानी पिया था, लेकिन वो मुज़िर सेहत नहीं थे। फिर निजी रेस्टोरेंट में छापा मारा तो 3 साल से फ्रीज किया गया गोश्त मिला। जबकि रेस्टोरेंट में बच्चों ने जो कुछ खाया उसके भेजे गए सैंपल्स की रिपोर्ट आई तो सब क्लियर हो गया। डीआईजी साउथ ने बताया कि तमाम ही लैब्स ने रेस्टोरेंट का खाना मुज़िर सेहत करार दिया। गैर सेहतमंद खाना था जो बच्चों को खिलाया गया, जिसकी वजह से बहुत ही एक्यूट किस्म की फूड पॉइजनिंग हुई। रेस्टोरेंट के 2 गिरफ्तार मैनेजर्स को मकामी अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके आइंदा समाअत पर प्रोग्रेस रिपोर्ट देने का हुक्म दिया, जबकि पुलिस रेस्टोरेंट मालिक को चालान भेजने की तैयारी कर रही है। मुज़िर सेहत खाना खाने से बच्चों की अमवात, वर्सा ने रेस्टोरेंट मालिक को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। माहिरीन कहते हैं जिस रेस्टोरेंट में सफाई ना हो वहाँ खाना खाने से गुरेज किया जाए। कराची में 1.5 साला अहमद और 5 साला मोहम्मद की अमवात की वजह रेस्टोरेंट का मुज़रे सेहत खाना साबित हुआ तो वालिद और नाना ने रेस्टोरेंट के मालिक की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। समा से गुफ्तगू में बच्चों के वालिद एहसान डांगरा ने कहा कि मैनेजर्स तो मालकान के कहने पर सब करते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। बिल्कुल प्रोफेशनल वे में इसको इन्वेस्टिगेट किया है। भले थोड़ा टाइम लगा, मैं खुद भी इनको बार बार फोर्स कर रहा था कि क्यों इतना टाइम लग रहा है, लेकिन ये बोल रहे थे कि अंडर इन्वेस्टिगेशन अभी और अभी हम जल्दी नहीं बता सकते। तो इसलिए मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ जो इन्होंने आज चालान पेश किया है। बच्चों के नाना ने भी रेस्टोरेंट मालिक की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। पुलिस के आला अफसरान से भी और जज साहिबान से भी रिक्वेस्ट है कि जनाब इन्होंने जो बेल बिफोर अरेस्ट जो ऑनर ने कराई है वो इनकी कैंसिल की जाए, क्योंकि असल मुद्दे जो है वो ऑनर है। दूसरी जानिब समाज से गुफ्तगू में माहिरीन ने इकोलाई और लिस्टेरिया की मौजूदगी की वजह बताई। माहिरीन का कहना है कि रेस्टोरेंट में सफाई सुथराई की खराब सूरत हाल और बासी खाना शहरियों के लिए जानलेवा साबित होता है। हैदराबाद में पैसे की लालच ने दोस्त को कातिल ही बना दिया। तावान के लिए दोस्त को अगवा किया, रकम वसूल की और फिर जान से मार डाला। पवन कुमार की रिपोर्ट। हैदराबाद में नौजवान अगवा के बाद कत्ल। कातिल ने तावान वसूल करने के बाद नौजवान को कत्ल किया। रहमान टाउन का 24 साला एहसन 16 दिसंबर को असर की नमाज के लिए गया और फिर ना लौटा। 18 दिसंबर को वालिद जमील ने तावान की रकम 3 लाख रुपए अदा की। वहां बेटा ना मिला तो पुलिस हरकत में आई। अगवाकार दोस्त निकला जिसकी निशानदही पर एहसन की लाश ओल्ड पावर हाउस में वाक़े एक घर की टैंकी से बरामद कर ली। 4था नंबर बेटा है सुफियान, उसके पास कॉल आई तो वो उसको कहा कि जी वो एहसान जो है वो हमारे कब्जे में है
और जो है वो उसके लिए जो है ना वो हमें 3 लाख रुपए दो तो फिर हम छोड़ेंगे। मुबीना कातिल नईम ने पुलिस हिरासत में रकम के लिए अगवा और कत्ल का एतराफ कर लिया। पहले दिन 16 तारीख को जब इसने इसको अगवा किया, मैं इसको बेहोश करना चाह रहा था, इसके हाथ पीछे बांधना चाह रहा था, तो इसने शोर करना शुरू कर दिया। डंडा मारा तो और शोर कर रहा था, फिर मैंने 2-4 और डंडे मार दिए तो वो बिल्कुल इसकी हालत ज़ाहिर हो गई, ख़त्म हो गई तकरीबन। पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है कि इस अगवा और कत्ल में और मुल्ज़मान भी नामुलव्विस हों। शेखुपुरा में अगवा किए गए 2 बच्चों की लाशें मिल गईं। उन्हें वालिद की साबिक मंगेतर ने अगवा किया था। शहबाज खान की रिपोर्ट। मंगनी तोड़ने का बदला, साबिक मंगेतर के 2 बच्चे कत्ल। शेखुपुरा में फिरोजोटवा में 2 रोज पहले 2 बच्चे अगवा हुए। पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो बच्चों के कत्ल में मुलव्वस खातून समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान का सुराग लगाकर रुबीना बीबी को गिरफ्तार कर दिया गया है और रुबीना बीबी की निशानदेही पर के इंकशाफ और निशानदेही पर के उसने कहा है कि मैंने बच्चों को कत्ल कर दिया है और नाशें गुल्ला वटुआ राजमा में बहा दी हैं। मेरे बच्चे ने नालो तो बनोड़। शकील की 2011 में रुबीना से मंगनी टूटी थी। शकील के बच्चे मां के साथ नानी के घर आए तो मुल्जिमा ने 7 साल बाद मौका हाथ से ना जाने दिया। भाई और कजन के साथ मिलकर बच्चों को अगवा करके कत्ल कर दिया और लाशों को नहर में फेंक दिया। मेरा भरा ने रिश्ता उधरों सी लिया सी, मेरा भरा नहीं सी लेंदा हैगा, उन्हें जवाब दिता हैगा और रिश्ते जवाब देवन तो ना साडे बच्चे किडनैप करके ते मार छड्डे ने। पुलिस ने बच्चों की लाशें ननकाना साहब हेड केनाल से बरामद कर लीं। शहबाज खान, समा, शेखुपुरा। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां लोहारी गेट से 9 साला बच्ची की लाश मिलने के मामले में पेशरफ्त हुई है। पुलिस के मुताबिक बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। मजीद बताएंगे रियाज अहमद। रियाज, कैसे हुआ ये तमाम तर मामला? जी, मैं इस वक्त अंदरून लोहारी में मौजूद हूँ, जहाँ पर पीर पोला मोहल्ला है और इस मोहल्ले में ये बच्ची का वो घर था, बच्ची के मामू का, जहाँ पर वो रह रही थी और इस घर से बच्ची की 9 साला बच्ची आयशा की फंदा लगी लाश मिली थी। पुलिस ने वो लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने भिजवाया और लाश को आज पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले किया। पुलिस ने जो है वो घर से कुछ शवाहिद इकट्ठे किए और उनकी रोशनी में पुलिस ने बच्ची के मामू को तफ्तीश के लिए शामिल तफ्तीश किया और उसको हिरासत में ले लिया है। इस वक्त बच्ची का एक मामू जो है बाबर, वो मेरे साथ मौजूद है। हम इनसे मज़ीद बात करेंगे कि क्या वाक़या क्या था, बच्ची की कत्ल किया गया है या खुदकुशी की है या इसके मुहर्रकात कुछ और हैं। जी, असल हकायक अभी तक नहीं पता चल रहे। बच्ची यानी कि हालत उसकी बहुत बुरी थी जब उसको देखा, लेकिन वो मेरे भाई ने और मेरी छोटी बहन ने उसे देखा उस हालत के अंदर, और ये काम जौन सा ना समझ से नहीं बार के हम क्या हुआ है क्या नहीं। बच्ची की वालदा उम्रा करने गई हुई है और नानी उम्रा करने गई, मेरी वालदा उम्रा करने गई हुई है। तो बच्ची के वालिद इधर ही रहते हैं, लेकिन उनसे डिवोर्स हो चुकी है, 1.5 साल हो गया, लेकिन उनसे फिर भी मिलना जुलना था बच्चों से मिलते थे वो आके। जी, ये बच्ची के बड़े मामू थे बाबर, उनका ये कहना था कि अभी तफ्तीश जारी है, लेकिन पुलिस ने उनके छोटे भाई को हिरासत में लिया और उनसे वो तफ्तीश कर रही है। ठीक है रियाज, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। नैब ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट शहबाज शरीफ को अर्साल कर दी है। रिपोर्ट में शहबाज शरीफ का मजीद तिब्बी मुआयना कराने की सिफारिश की गई है। उस्मान खान से बात करते हैं। जी उस्मान। 9 तिब्बी माहिरीन पर मुश्तमिल बोर्ड था ये, जिसको नैब को बिला तखरीर शहबाज शरीफ से तिब्बी मुआयने की सिफारिश कर दी है। इसमें मुख्तलिफ जो डॉक्टर्स हैं नौयत के, उनको अमराज के बोझ में शामिल थे और ये कहा गया है कि मरीज का मजीद तिब्बी मुआयना कराने की जरूरत है। 5 तजावीज़ पर फौरी अमल किया जाए। मजीद तिब्बी मुआयने की रोशनी में इलाज की मुस्तक़बिल की हिकमत अमली जो है वो डॉक्टर्स मुरतब करेंगे और मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं शहबाज शरीफ में वो पाई जाती हैं, उसकी इलामात जो है वो जाहिर की गई मेडिकल बोर्ड। उस्मान शुक्रिया। डॉक्टर फारूक सत्तार एक बार फिर मेयर कराची पर बरस पड़े। दूसरी तरफ ख्वाजा इजहारुल हसन वसीम अख्तर की हिमायत में आ गए। डॉक्टर फारूक सत्तार कराची के सिटी कोर्ट आए तो थे अपना केस सुनने, लेकिन मीडिया से गुफ्तगू में मेयर कराची को सुना गए। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर उन्हें शाह से ज्यादा शाह का वफादार ठहरा गए। शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन के मेयर कराची ने तोड़ फोड़ की है, अब वो मलबा वहीं पर पड़ा हुआ है। ख्वाजा इजहारुल हसन ने फारूक सत्तार पर जवाबी वार किया। शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने पर मुसर्रत का इजहार किया। शाह से ज्यादा शाह का वफादार होना भी चाहिए,
क्योंकि जो सिंध में बादशाहत है शाहाना, वो तो कराची के लिए कुछ नहीं कर रही है। तो मेरा ख्याल है ये तो कॉम्प्लीमेंट है मेयर कराची के लिए कि वो शाह, चाहे वो कायम अली शाह साहब हों, चाहे वो मुराद अली शाह साहब हों, उनसे ज़्यादा कराची के वफादार हैं। हमें खुशी है इस बात की। मेयर कराची पर डॉक्टर फारूक सत्तार की गोलाबारी, लेकिन MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं का ढाल बन जाना फारूक सत्तार को बार बार तन्हा कर देता है। फेसबुक पर कुछ भी महफूज नहीं। टेक जायंट्स की तमाम अकाउंट्स तक मुकम्मल रसाई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की तहकीकात में अहम इंकशाफ सामने आया है। सोशल नेटवर्क फेसबुक बिल्कुल महफूज नहीं। यहाँ सब लोगों की सारी मालूमात बेची जा रही हैं, खरीदी जा रही हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की तहकीकात में खौफनाक इंकशाफात सामने आ गए। अंदर की कहानी कहती है सोशल नेटवर्क ने माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई समेत 150 कंपनियों को सार्फिन के प्राइवेट डाटा तक मुकम्मल रसाई दे रखी है। इतने बड़े पैमाने पर डाटा खरीदो फरोख्त का सिलसिला सालों से जारी है। इससे पहले मार्च में भी फेसबुक और सियासी मुशीर कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका के दरमियान मालूमात की डील सामने आई थी। लोअर दीर में पाक फौज के तहत मैराथन रेस इख्तिताम को पहुंची। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। अमन की बहाली से लोअर दीर में खुशियां लौट आईं। दहशतगर्दी से मुतासरा इलाके में पाक फौज ने किया मैराथन रेस का इनेकाद। कामयाबी के लिए खिलाड़ियों की भाग दौड़। पाक फौज का नसरुल्ला बाजी ले गया और हासिल की पहली पोजीशन। बहुत खुश हूँ कि मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। ट्रैक बहुत ऊंचाई चढ़ाई उतराई थी। मैराथन रेस में पाक फौज की टीम समेत मालाकंड डिवीजन से 80 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मैराथन रेस के फाते खिलाड़ियों में नकद इनामात और मेडल्स तकसीम किए गए। कैमरामैन कमरान खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, तेमरगरा, दीर।